अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रग इंड्यूस एकेआई के बारे में। तो जो ड्रग इंड्यूस एकेआई होता है वो बेसिकली तीनों तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। दे कैन मिमिक लाइक अ प्री रीनल एकेआई या रीनल जिसमें एटीएन एआईएन होता है, या ऑब्स्ट्रक्टिव एकेआई। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है बेसिकली ड्रग्स जो रहते हैं क्रिस्टल्स बना देते हैं। तो अगर हम बात करें जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड एकेआई, तो वो होता है ड्रग्स। तो जो ड्रग्स रहता है मोस्ट कॉमनली जो रहता है ड्रग इंड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड एकेआई होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्री रीनल एकेआई, प्री रीनल एकेआई जो रहता है उसमें जो 3 ड्रग्स होती हैं। पहला रहता है एनसेट्स। एनसेट्स क्या करती हैं कि वो जो रहता है हमने पढ़ा कि जो रहता है ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस पे जो रहता है ये एफरेंट है और ये जो दूसरी वाली है इफरेंट है। तो जो रहता है एफरेंट आर्टेरियोलर को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है, एनसेट्स इधर काम करती हैं। तो ये क्या करती है एफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है जेएफआर कम हो जाता है। तो इस तरीके से एनसेट्स काम करती हैं। तो बेसिकली अगर एनसेट्स की बात करें तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है एफरेंट आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और जेएफआर कम हो जाता है। ये जो रिस्क रहता है यूजुअली और बढ़ जाएगा अगर पेशेंट जो है डिहाइड्रेटेड है या पहले से ही सीकेडी है, पेशेंट को किसी तरीके से हार्ट फेलियर है जिससे किडनी को ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, या सिरोसिस है। तो ऐसे केसेस में ये रिस्क और बढ़ जाता है। सिरोसिस होगा तो एनसेट्स जो है मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं कई सारे, तो उसकी वजह से किडनी और डैमेज होता है। फिर दूसरा जो ड्रग है वो है एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो वो यूजुअली इफरेंट साइड में काम करती हैं, इधर की तरफ एस इनहिबिटर्स। तो एस इनहिबिटर्स क्या करती हैं इनको डायलेट कर देती हैं। तो बेसिकली अगर हम एस इनहिबिटर्स की बात करें तो ये जो है ये इफरेंट आर्टेरियल को डायलेट कर देती हैं, जिससे कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर गिर जाता है और पेशेंट का प्री रीनल एकेआई होता है। फिर जो तीसरा जो रहता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर जो रहता है इसमें साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलीमस आता है। ये बेसिकली क्या करती हैं, ये भी जो रहता है अगर हम बात करें तो ये भी जो एफरेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं। तो साइक्लोस्पोरिन भी एनसेट्स की तरह जो रहेगा एफरेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं और साथ में एंडोथिलीन एक्टिवेशन भी करती हैं। तो एंडोथिलीन एक्टिवेशन इनका एक अलग सा फंक्शन है और इसको लंबे समय तक यूज करते हैं तो पेशेंट में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिप्ड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। स्ट्रिप्ड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल में फाइब्रोसिस होगा और लाइंस मिलती हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रिप्ड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। फिर जो दूसरा रहता है, अब रीनल की बात करें, रीनल में बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है या एक्यूट इंटरस्टिशियल। तो एक्यूट ट्यूबुलर की बात करें, जो कुछ ड्रग्स होती हैं डायरेक्ट ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी कराती हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होता है। ये होता क्या है, इसको लेने के बाद अमीनो ग्लाइकोसाइड्स प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में इकट्ठा हो जाती हैं। और ये इकट्ठा क्यों होती है, क्योंकि एक जो चीज़ होता है वो मेगालिन वहीं पे मिलता है। तो जो ट्यूब्यूल्स होगा वो काम नहीं करेंगे और सबसे पहले कैसे पता चलेगा, मैग्नीशियम पोटेशियम और फॉस्फेट का वेस्टिंग होने लगेगा, क्योंकि ये जो रहता है फॉस्फेट एब्जॉर्ब करता है, तो फॉस्फेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यूरिन में फॉस्फेट वेस्टिंग होने लगता है, मैग्नीशियम पोटेशियम और फॉस्फेट का वेस्टिंग होने लगेगा। तो इससे पता चलेगा जो ट्यूब्यूल्स हैं वो डिसफंक्शन हो गई, ये अर्लीस्ट साइन होता है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें जो मोस्ट अगर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है वो होती है जेंटामाइसिन, जबकि अमीकासिन जो रहता है उससे कम होती है और टोब्रामाइसिन बीच में आती है। फिर अगर हम बात करें एम्फोटेरिसिन बी का, तो इसमें जो रहता है बेसिकली जो ट्यूब्यूल्स के मेम्ब्रेन में जो रहता है वो छेद कर देती है। तो एम्फोटेरिसिन बी जो रहता है ये है, अब यहाँ पे एम्फोटेरिसिन बी आया और एम्फोटेरिसिन बी ने क्या किया, यहाँ पोर्स बना दिए, मेम्ब्रेन में पोर्स छेद कर दिए, तो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन पोर फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट वेस्टिंग होता है और इसकी वजह से पेशेंट में डिस्टल आरटीए भी हो सकता है, क्योंकि पीसीटी में प्रॉब्लम आ रही है। फिर जो अगला ड्रग है वो सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो रहता है वो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली अगर हम बात करें तो पावर हाउस होता है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है तो वो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ट्यूब्यूल्स का पावर हाउस बंद हो गया है सेल्स का, तो फिर वो एपोप्टोसिस होने लगती है और ट्यूबुलर एपोप्टोसिस हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिस्प्लेटिन को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को अच्छे से हाइड्रेट करना चाहिए और सोडियम जो रहता है पहले से ही नमक खिला के
सोडियम लोडिंग करके सिस्प्लेटिन देना चाहिए। तो सिस्प्लेटिन को देने से पहले प्लेट में हमें 1 गिलास पानी और जिसमें नींबू पानी रहे वो देना चाहिए पेशेंट को पीने के लिए। अब बात करें कंट्रास्ट एजेंट कैसे काम करते हैं, तो कंट्रास्ट की बात करें तो इनका जो रहता है 3 तरीके से काम करते हैं। पहला तो एक तो ये डायरेक्टली कंट्रास्ट जो रहते हैं ट्यूब्यूल्स को डैमेज कर देते हैं, डायरेक्ट ट्यूबुलर साइटोटॉक्सिसिटी होते हैं। दूसरा जो रहता है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट करते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये जो रहता है ये भी एनसेड्स या किसी और ड्रग्स ए इनहिबिटर सीआरबी की तरह वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं किडनी की। तो इसका अगर हम बात करें तो रिस्क रेडियो कंट्रास्ट का, अगर किसी पेशेंट का GFR 60 से कम है, CKD है, तो उसमें जो रहता है कंट्रास्ट एजेंट नहीं यूज करना चाहिए। दूसरा अगर कोई ऑलरेडी डायबिटीज का नोन पेशेंट है तो नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में GFR कम होता है। तीसरा अगर पेशेंट जो डिहाइड्रेटेड है, वॉल्यूम डिप्लीटेड है, ऐसे में भी रिस्क बढ़ जाता है। और साथ में अगर कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग यूज कर रहा है। तो कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को हाइड्रेट करना चाहिए और आइसो ऑस्मोलर कंट्रास्ट यूज करना चाहिए। और एक बार कंट्रास्ट यूज करने के बाद 72 आवर्स तक यूजुअली रिपीट नहीं करवाना चाहिए। फिर जो अगला जो रीनल हो गया वो होता है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इसमें मेनली जो डैमेज होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होता है। और इसमें हमने पढ़ा सबसे पहला जो ड्रग होता है वो होता है पीपीआई के साथ हम एनसेड्स लेते हैं तो ऐसे केस में हो सकता है। जो दूसरी ड्रग्स होती है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स या सल्फोनामाइड्स लेते हैं तो उसमें भी हो सकता है। टीबी की जो ड्रग होती है रिफैम्पिसिन वो भी जो रहता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराती है। और डायूरेटिक्स तो इनमें भी होता है, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होता है और पेशेंट प्रेजेंट करता है फीवर के साथ, बॉडी पे रैश होते हैं और यूसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है और ऐसा 20% केसेस में मिलता है। फिर यूरिन में हम लोगों को WBC कास्ट मिल सकता है और यूसिनोफिलो यूरिया मिलेगा। तो इसके लिए जो रहता है हैंसेल स्टेन जो रहता है सबसे अच्छा रहता है यूसिनोफिल्स को देखने के लिए। फिर जो रहता है एनसेड जो रहता है, एनसेड हमने पहला पढ़ा कि ये एक तो प्री रीनल भी करा रहा है, फिर एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी कराता है। तो ये इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया होने लगता है। नेफ्रोटिक रेंज का मतलब होता है मोर देन 3.5 ग्राम। तो अगर हम बात करें तो जो रहता है एनसेड में जो एनसेड इंड्यूस AIN होता है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो एल्ब्यूमिनुरिया होता है ये एकदम सिमिलर होता है मिनिमल चेंज डिजीज की तरह और ये इतना ज़्यादा हैवी होता है। फिर जो रहता है अब बात करें क्रिस्टल नेफ्रोपैथी, ये पोस्ट रीनल होगा और इसमें बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव ट्यूबुलोपैथी होता है। रीनल भी हो सकता है और पोस्ट रीनल भी हो सकता है। इसमें बेसिकली जो HIV ड्रग्स होती हैं या एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं उनसे एसोसिएटेड होता है, जैसे कि इंडेनावीर, एटाजानावीर, फिर एसाइक्लोवीर। फिर जो कुछ अदर ड्रग्स हैं जैसे कि हम बात करें मीथोट्रिक्सेट से भी जो रहता है क्रिस्टल्स बन सकते हैं। इससे नेफ्रोपैथी भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव ट्यूबुलोपैथी भी हो सकता है। सल्फोनामाइड्स इससे भी होता है और फॉस्कारनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो उसमें इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और कोई जो है एसिडिक यूरिन क्यों खतरनाक है, क्योंकि अगर कोई मीथोट्रिक्सेट ले रहा है और यूरिन एसिडिक है तो ऐसे में जो मीथोट्रिक्सेट रहता है यूजुअली फीमेल्स लेती हैं, तो मीथोट्रिक्सेट अगर ले रही हैं तो ऐसे में वो प्रेसिपिटेट कर जाती हैं एसिडिक यूरिन में। अब आगे बात करें तो इसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सेम वही हमें हाइड्रेशन करना चाहिए और अल्कलाइजर यूज करना चाहिए मीथोट्रिक्सेट के लिए। अब अगला जो है वो है पिगमेंट नेफ्रोपैथी। पिगमेंट नेफ्रोपैथी यूजुअली 2 तरह के जो पिगमेंट होते हैं उनकी वजह से होता है। पहला होता है मायोग्लोबिन और दूसरा होता है हीमोग्लोबिन। तो जो मायोग्लोबिन होता है यूजुअली वो क्या कराता है, बिकॉज ऑफ रेब्डोमाइलिसिस मायोग्लोबिन पिगमेंट मिलता है और हीमोलाइसिस की वजह से हीमोग्लोबिन मिलता है। तो इस वजह से होता है। अगर हम बात करें हीमोलाइसिस का तो यूजुअली रिफैम्पिसिन जो रहता है वो हीमोलाइसिस कराएगा। तो जो रिफैम्पिसिन लेते हैं वो हीमोलाइसिस कराता है, जबकि अगर हम बात करें कोई स्टैटिन्स ले रहे हैं या कोकेन ले रहे हैं तो उसमें जो रहता है मायोग्लोबिन होता है। तो पिगमेंट नेफ्रोपैथी कैसे होता है, इसमें यूजुअली कास्ट बनता है। अगर किसी ने स्टैटिन लिया है तो स्टैटिन जो रहता है कास्ट बनाता है। दूसरा ट्यूब्यूल्स में इस्कीमिया हो जाता है और ऑक्सीडेटिव इंजरी होने लगती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनता है। फिर जो अगला रहता है ऑस्मोटिक नेफ्रोसिस। ऑस्मोटिक नेफ्रोसिस जो रहता है यूजुअली हम बात करें तो मैनिटॉल से होता है। मैनिटॉल जो रहता है उससे ऑस्मोटिक नेफ्रोसिस होता है।
दूसरा और भी सोल्यूशन होते हैं, जैसे अगर हम हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ऑस्मोटिक नेफ्रोसिस हो सकता है। तो या डेक्स्ट्रन ले रहे हैं, डेक्स्ट्रन या सुक्रोज कंटेनिंग अगर हम फ्लूइड हो रहे हैं तो इसे सुक्रोज कंटेनिंग फ्लूइड नहीं यूज़ करते हैं, डेक्स्ट्रन भी यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर इनको लेंगे तो जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स होती हैं उसमें जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें वैक्यूल्स बनने लगते हैं, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलाइजेशन बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से जो रहता है ऑस्मोटिक नेफ्रोसिस होता है। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी रिलेटेड AKI। तो सबसे पहला है साइक्लोफॉस्फामाइड, आईफॉस्फामाइड। तो इसमें बेसिकली जो रहता है एक्रोलीन बनता है, और एक्रोलीन जो रहता है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कराता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें मेजना यूज़ करना चाहिए। सिस्प्लेटिन की बात करें तो सिस्प्लेटिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कीमो इंड्यूस AKI के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसका इफेक्ट जो रहता है डोज डिपेंडेंट रहता है, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगा। आई फॉस्फामाइड की बात करें तो ये बेसिकली फैनकोनी सिंड्रोम से भी एसोसिएटेड है, और आई फॉस्फामाइड जो रहता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर नेक्रोसिस कराता है। फिर माइटोमाइसिन सी जो रहता है, माइटोमाइसिन सी में नाम से ही पता चल रहा है, MI जो रहता है माइक्रो एंजियोपैथी, और T जो रहता है थ्रोम्बोटिक। तो माइटोमाइसिन सी जो रहता है थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी करते हैं। तो माइटोमाइसिन सी जो हम लोग ब्लैडर कैंसर या इसमें यूज़ करते हैं, लोकली यूज़ करते हैं। अगर उसको हम सिस्टमेटिकली यूज़ करेंगे या सिस्टमिक यूज़ करते हैं तो वो ब्लड वेसल्स में छोटे 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 थ्रोम्बस बना देता है, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी होने लगता है। अब बात करते हैं कैल्सीन्यूरिन और एम्टॉर इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं। तो अगर हम बात करें कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर्स की, तो ये जो रहता है बेसिकली ये भी एफरेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर्स जो रहते हैं, और क्रोनिक इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी कराते हैं। पेशेंट को हाइपरकैलेमिया और हाइपर टेंशन होने लगता है। और एम्टॉर इनहिबिटर की बात करें तो एम्टॉर जो रहता है यूजुअली जो रहता है प्रोटीनूरिया को बढ़ाते हैं। ये जो रहता है अगर कैल्सीन्यूरिन के कंपैरिजन में बात करें तो ये यूजुअली नॉन नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। अब कुछ एंटीवायरस की बात कर लें तो सबसे पहला रहता है टीनोफोवीर। टीनोफोवीर जो रहता है वो फैनकोनी सिंड्रोम कराता है, और प्रॉक्सिमल RTA होता है। अब प्रॉक्सिमल RTA जब होगा तो इसमें क्या होगा, फॉस्फेट वेस्टिंग होता है टीनोफोवीर। तो जो रहता है फॉस्फेट वेस्टिंग होता है, टन टन करके पूरा फॉस्फेट निकल जाता है, और इसलिए इसे फॉस्फेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो टीनोफोवीर जो रहता है वो बेसिकली क्या कराता है, फॉस्फेट डायबिटीज़। फिर अगर हम बात करें साइक्लोवीर का, तो साइक्लोवीर जो रहता है वो क्रिस्टल नेफ्रोपैथी कराता है, और यूजुअली IV रूट से ज़्यादा कराता है। अब अगला अगर हम बात करें तो सीडोफोवीर, जो अगली ड्रग है सीडोफोवीर, ये ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी कराती है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रोबिना सिड यूज़ करना चाहिए। तो सीडोफोवीर के लिए प्रोबिना सिड यूज़ करना चाहिए। नाम से पता चला है प्रोबिना सिड जो है इसी के लिए बनाई गई होगी, क्लास में सिड है और ये सीडोफोवीर के लिए है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग है वो है फॉस्कार्नेट। फॉस्कार्नेट की बात करें तो ये फॉस्कार्नेट जो है नाम से पता चला है कैल्शियम पे काम करता होगा। तो ये हाइपोकैल्सीमिया कराता है। अब कैसे कराता है, क्रिस्टलाइजेशन करा देता है और चिलेशन करा देता है। क्रिस्टलाइजेशन और चिलेशन की वजह से कैल्शियम कम हो जाता है फॉस्कार्नेट में। अब ओवरऑल कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होता है उनकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी यूजुअली 1 हफ्ते में हो जाती है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल एक्वायर्ड AKI में तो मोस्ट कॉमन ड्रग इंड्यूस होता है, और कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी जो रहता है उसमें भी थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज होता है। फिर अगर हम बात करें जो एनसेड रहता है, एनसेड जो है 2 तरीक़ों से काम करता है, एक प्री रीनल और दूसरा एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कराता है। तो अगर हम बात करें तो जो एनसेड रहता है इकलौता होता है जिसमें नेफ्रोटिक प्रोटीनूरिया मिलता है, लाइक मिनिमल चेंज डिजीज़। फिर सिस्प्लेटिन की बात करें तो सिस्प्लेटिन की जो टॉक्सिसिटी होती है वो डोज डिपेंडेंट होती है, क्यूमुलेटिव होती है। जबकि अगर अमीनोग्लाइकोसाइड की बात करें तो अमीनोग्लाइकोसाइड अगर जल्दी हमने अगर बंद कर दिया तो रिवर्सिबल होती है, बट लंबे समय तक करते हैं तो परसिस्ट कर जाती है। फिर अगर हम बात करें टीनोफोवीर, तो टीनोफोवीर जो रहता है इसकी खास बात क्या होती है कि ये सिर्फ प्योरली ट्यूबुलर डिस्फंक्शन कॉज कराता है, ग्लोमेरुलस को छूता भी नहीं है टीनोफोवीर। टीनोफोवीर बहुत ही अच्छा है, सिर्फ ट्यूब्यूल्स को नुकसान पहुंचाता है। फिर अगर बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए तो वो रहता है एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। बेस्ट एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो जो रहता है बेस्ट रहता है। और अगर हम बात करें लाइट चेन्स की, तो लाइट चेन्स जो रहते हैं वो यूजुअली नेफ्रोटॉक्सिक रहते हैं। अगर पेशेंट को कोई ग्लोमेरुलर डिजीज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइट चेन्स नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। अगर CKD में अगर हम किसी कंट्रास्ट को क्यों नहीं यूज़ करते हैं उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि अगर रेडियो कंट्रास्ट जो अगर CKD में यूज़ करेंगे तो उसकी हाफ लाइफ जो 2 घंटे की होती है वो 20 घंटे से भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए रिस्क बढ़ जाता है, उसकी बॉडी से वो कंट्रास्ट नहीं निकलता है। ईओसिनोफिल्स के लिए अगर बेस्ट स्टेन की बात करें तो वो हैंसल स्टेन है, जो दूसरा
अगर स्टेन है वो राइट स्टेन भी यूज़ कर सकते हैं, बट हैंसल बेस्ट होता है और वो राइट स्टेन से भी अच्छा रहता है। अगर हम बात करें प्रोटीन यूरिया के बारे में, तो प्रोटीन यूरिया जो रहता है ये एक सीकेडी का मार्कर भी है और मीडिएटर भी होता है, सीकेडी प्रोग्रेशन के बारे में बताता है। अगर हम बात करें नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, तो नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो एमपीजीएड में मिलता है, एफएसजीएस में मिलता है और एमएन में मिलता है। तो इसमें जो रहता है नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया मिलेगा। फिर अगर हम बात करें पैपिलरी नेक्रोसिस किस में होता है, तो पैपिलरी नेक्रोसिस फिनासिटीन में होता है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया, ये ऑब्सोलीट होता है। फिर अगर हम बात करें पीपीआई का, तो पीपीआई जो रहता है ये टॉप 3 में आ गए हैं है। तो ये एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो रहता है कॉज कराते हैं पीपीआई, टॉप 3 कॉजेज होते हैं ड्रग इंड्यूस एआईएन का। फिर अगर हम बात करें फेज 3 के बाद जो रहता है किडनी जो रहता है एटीएन में रिकवर करती है और बेसिकली 3 स्टेप में करती है, जिसको बोलते हैं इनिशिएशन, मेंटेनेंस और रिकवरी, आईएमआर। फिर एआईएन की बात करें तो बायोप्सी में हमें क्या मिलेगा, इयोसिनोफिल्स मिलेगा, ग्लोमेरुलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंटरस्टिशियल एडिमा मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो रिलेटेड ड्रग इंड्यूस एकेआई में।